हेडिंग डाल लीजिए माय डियर, दैट इज स्ट्रेस, कि स्ट्रेस मेरी होती क्या है, हेडिंग डाल लीजिए माय डियर स्ट्रेस। क्लियर है? चलो, लिखेगा नहीं, कोई भी लिखना नहीं है, जब मैं बताऊंगा उसके बाद ही आप बताएंगे कि जब मैं बताऊंगा तभी नोट करना आप सभी को। क्लियर? चलो देखो, स्ट्रेस क्या होती है, आप सभी की जिंदगी में है, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट लाइफ में सभी की जिंदगी में स्ट्रेसेस हैं। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेसेस में डिफरेंस क्या है वो सब हम भी यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो देखो इधर, मान लो माय डियर कि मेरे पास अब देखो, मान लो ये एक बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, ठीक है? क्लियर? ये एक बॉडी ले ली मैंने। क्लियर है सभी को? चलो, अब इस बॉडी पे मैंने कुछ फोर्सेस अप्लाई कर दिए, ये इसका एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है? इसको रहने देते हैं, ये मेरी बॉडी थी बेटा, ठीक है? अब मैं कुछ आपको कुछ बातें बताऊंगा। बातें क्या बतानी है? मान लो कि ये मेरा कैलकुलेटर है, ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है? दिख रहा होगा कैलकुलेटर सभी को। अब एक और बात, इस कैलसी पे बना के दिखा देता हूं मैं आपको। अब देखो, ये कैलसी है, मान लो ये मेरा कोई बीम है या कोई बॉडी है, तो बेटा अब लेंथ, हाइट और विड्थ बताते हैं, तो जो डायमेंशन सबसे ज्यादा होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं। तो ये मेरी लेंथ हो गई, ये क्या है? मेरी लेंथ। क्लियर है? अब इसका कुछ साइड अगर क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो कुछ रेक्टेंगल शेप का आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा। ये एक तो ये क्रॉस सेक्शन किस शेप का दिख रहा है? रेक्टेंगल। ये होता है वो एक्सिस जो किसी भी बॉडी के या किसी भी बीम के लेंथ के अलोंग होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर होता है? और ये जो क्रॉस सेक्शन होता है ये होता है मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? और सॉरी, ये मेरा क्रॉस सेक्शन हुआ। अब इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर आप कोई भी एक्सिस ले लो, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था, इसके परपेंडिकुलर ये भी होता है, इसके परपेंडिकुलर ये भी होता है। ये मेरे कौन से हैं? ये मेरे माय डियर क्या हैं? ये मेरे ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं। कौन से क्या होते हैं? मेरे ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है? चलो अब देखो, ये मैंने बॉडी थी माय डियर, इस बॉडी पे मैंने क्या किया, इस बॉडी पे मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया, सेक्शन एक्स एक्स। क्लियर? बॉडी ली, बॉडी पे सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर किया, और इस बॉडी के दोनों एंड पे मैंने एक एक्सियल फोर्स अप्लाई कर दिया। इस बॉडी के दोनों एंड पे मैंने क्या कर दिया? एक एक्सियल फोर्स अप्लाई कर दिया। ये बना देता हूं मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है? ये बन गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर? चलो एक मिनट, मुझे टाइम तो थोड़ा, ये बन गया इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है? अब इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग मैंने दो फोर्सेस को अप्लाई कर दिया। कौन कौन से? अब देखते हैं। ये मैंने दो फोर्सेस अप्लाई कर दिए, एक पी फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, एक दूसरा पी फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्लियर? ये एक बॉडी ली, बॉडी पे मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मैंने एक पी फोर्स दोनों एंड पे अप्लाई कर दिया। क्लियर? ये मैंने सेक्शन लगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉडी है, इस बॉडी के मैंने यहां पे भी एक एंड पे पी फोर्स अप्लाई किया, दूसरे एंड पे भी पी फोर्स अप्लाई किया। क्या होगा? बॉडी में डिफॉर्मेशन आएंगे। मैंने अभी बताया था ना, सोम के अंदर डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करें, और डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी क्या होती है? यानी कि जब लोड लगाते हैं बॉडी के ऊपर तो उसमें ज्योमेट्रिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बॉडी क्या करेगी? डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी। सेम बॉडी माय डियर ये करेगी, क्योंकि सोम है, सोम के अंदर डिफॉर्मेबल बॉडी कर रहे हैं। इस बॉडी पे दोनों एंड पे मैंने पी फोर्स अप्लाई किए हुए हैं, इस बॉडी के दोनों एंड पे मैंने पी फोर्स अप्लाई किए हुए हैं। जब इस पे दोनों एंड पे मैं पी फोर्स अप्लाई किया हूं तो ये बॉडी क्या करेगी? डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी। यानी कि ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो दोनों डायरेक्शन में क्या होंगे? इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आने की कोशिश करेंगे। क्लियर इतनी बात? अब जब डिफॉर्मेशन आएंगे तो मैंने इस सेक्शन एक्स पे देखा, इस सेक्शन एक्स पे क्या हो रहा था बेटा? ये सेक्शन एक्स पे मेरा मटेरियल जो होगा उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब आपका हाथ है, ये आपका हैंड है, हाथ है ना, हैंड है। अगर यहां से, इस हैंड से कोई आदमी, कोई भी दूसरा आदमी फोर्स लगाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है उसने फोर्स लगाया और तुम्हारा हाथ यहां से उखड़ के बाहर चला गया। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। हाँ, हो सकता है जब वो फोर्स एक्सेसिव फोर्स जनरेट हो जाए, यानी कि यहां पे इस एंड पे आपका
क्या कर रहा होगा, ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट में। सिमिलर कंडीशन माय डियर यही हो रही है। इस सेक्शन एक्स एक्स पे जो मटेरियल है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसके डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में। जब डिफॉर्मेशन होगा तो हम क्या करते हैं माय डियर, हम इसका एक एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। नो, मैंने एक एफबीडी बनाने की कोशिश की इसका। मैंने सेक्शन एक्स एक्स 2 ले लिए मैंने सेक्शन, ये मेरा सेक्शन एक्स एक्स से पहले, ठीक है, और मैंने एक सेक्शन ए लिया। नाउ दिस इज द, ठीक है, ये मेरा एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन मैं ले लेता हूं। नाउ सेकंड सेक्शन इज लाइक दिस, ठीक है। मैंने सेक्शन एक्स एक्स पे माय डियर, ठीक है, ये भी मेरे दोनों सेक्शन हो गए। सेक्शन एक्स एक्स से पहला पार्ट ये वाला हो गया, सेक्शन एक्स एक्स के राइट वाला पार्ट मेरा ये हो गया। क्लियर सभी को? चलो इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूं मैं। चलिए अब इधर देखें, ये मेरा मान लीजिए नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, ठीक है। सिमिलरली ये फर्स्ट पार्ट मेरा ये हो गया, सेकंड पार्ट मेरा ये हो गया। इन दोनों के इंटरफेस पे क्या मेरा सेक्शन एक्स एक्स, यहाँ पे भी लोड लगा हुआ है माय डियर मेरा पी, और यहाँ पे भी लोड लगा हुआ है मेरा क्या, पी। यहाँ पे भी लोड लगा हुआ पी। इस सेक्शन एक्स एक्स पे क्या हो रहा है, लोडिंग की वजह से मेरा है यहाँ पे ये मटेरियल इस डिफॉर्मेशन को, इस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो डेवलप होगा, मैंने देखा माय डियर कि इस सेक्शन पे मेरा कुछ ना कुछ ये रेजिस्टेंस इस तरह का डेवलप हो रहा था, कुछ इस तरह का मेरा ये रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था। और मैंने बोला चूंकि ये इंटरनली डेवलप होगा, ऐसा तो नहीं है बेटा ये आपका हाथ है, और उस एंड पे अगर आपसे कोई फोर्स लगाए तो ऐसा थोड़ी ना दिखेगा यहां से फोर्स आ रहे हैं, ऐसे एरो आ रहे हैं, तुरंत आपको दिख रहा है कि नहीं नहीं देखो ये रेजिस्ट कर रहा है। वो इंटरनली डेवलप होते हैं मटेरियल के अंदर, क्या होते हैं, इंटरनली डेवलप होंगे। तो मैंने इसको नाम दे दिया माय डियर, वी कॉल इट डीपी इंटरनल। क्लियर? सिमिलरली कहां पे डेवलप हो रहे हैं, इस सेक्शन पे भी डेवलप हो रहे होंगे। नाउ दीज आर द फोर्सेस, ये मेरे कुछ फोर्सेस डेवलप हो रहे होंगे। क्लियर है? इसको भी मैंने नाम दे दिया, नाउ वी कॉल इट डीपी इंटरनल। इस सेक्शन पे ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं माय डियर? स्ट्रेस बोलते हैं। और ये जो सेक्शन एक्स एक्स था मेरा, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है माय डियर? एनी सेक्शन विच इज टेकन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। मैं लिख देता हूं यहां पे डेफिनेशन, व्हाट इज क्रॉस सेक्शन। तो एनी सेक्शन विच इज टेकन, नाउ एनी सेक्शन विच इज टेकन, any section which is taken perpendicular to longitudinal axis, which is taken perpendicular to longitudinal axis is called cross section। क्या बोलते हैं उसको? is called cross section। कोई भी सेक्शन ले लो जो longitudinal axis के परपेंडिकुलर है, उसी को माय डियर क्या बोलते हैं? we call it cross section। हम उसी को cross section बोलते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? चलो अब ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या कर रहा है, उस डिफॉर्मेशन को, बॉडी को डिफॉर्म होने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। इस सेक्शन पे ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा ए था, एरिया ऑफ क्रॉस, दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं माय डियर? स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली होती क्या है? स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में मटेरियल आपका कितना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है किसी भी सेक्शन पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है? अब स्ट्रेस जो होती है माय डियर, जो स्ट्रेस होती है उसको हम एक ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम होता है सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज ए ग्रीक वर्ड एंड नाउ दिस स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू, जिस सेक्शन पे भी मुझे कैलकुलेट करना है उस सेक्शन पे मेरा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, कितना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है मेरा? डीपी इंटरनल। कितना डेवलप हो रहा है? डीपी इंटरनल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर सभी को? डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर?
क्लियर? कुछ बच्चे सोचते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। नो माय डियर, प्रेशर भी तो यही होता है। आप पढ़ते हैं ना प्रेशर, तो प्रेशर भी क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो है। स्ट्रेस भी आप बोल रहे फोर्स पर यूनिट है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? नो माय डियर, स्ट्रेस एक सेक्शन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेक्शन पे मेरा कितना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है डिवाइडेड बाय उस सेक्शन का जिसमें मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? अब मैंने जो बात बोली, जो मैंने ये वर्डिंग लिखा, क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों डियर? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मटेरियल जो मैंने लिया था, क्या ये होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है? आगे पढ़ेंगे वैसे हम होमोजीनियस आइसोट्रोपिक के बारे में। ये जो मैंने मटेरियल लिया है, इज दिस होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक अगर कोई मटेरियल है, तो उस मटेरियल के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल इतना डिफॉर्म कर सकता है, ये पार्टिकल इतना डिफॉर्म करेगा, तो दूसरा एंड का पार्टिकल भी इतना ही डिफॉर्म करना चाहिए था, तीसरे एंड का पार्टिकल भी इतना ही करना चाहिए था, चौथा पार्टिकल भी ऐसे ही, पांचवा पार्टिकल भी ऐसे। लेकिन कोई भी मटेरियल परफेक्टली ना तो होमोजीनियस होता ना आइसोट्रोपिक। हम एक जनरल क्या लेके चलते हैं, हम एक जनरल अजम्पशन भी मानते हैं हर एक चीज में जब एनालिसिस करते हैं कि मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक को लेने का मतलब ये है कि आपने ये मान लिया कि उस मटेरियल के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है, जो कि नहीं होता है। कोई भी मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक नहीं होता है। तो मुझे ये बताओ माय डियर, एक मिनट, ये मिट गया मेरे से। अब मुझे ये बताओ माय डियर मेरे को, क्या इस सेक्शन पे, ये जो मेरा सेक्शन है, क्या इस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे, अगर इस सेक्शन पे मैं नंबर ऑफ पॉइंट डिफाइन कर लूं अपने यहाँ पे, मैंने ये पॉइंट्स कुछ ले लिए यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 4 एंड दिस इज पॉइंट 5। 5 पॉइंट ले लिए। क्या पांचों पॉइंट पे मेरा डिफॉर्मेशन सेम होगा? आंसर विल बी नो, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। मटेरियल की प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 5 तक मटेरियल की स्ट्रेंथ सेम नहीं है। क्या है? मटेरियल की स्ट्रेंथ सेम नहीं है। हो सकता है वहां पे मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो ये कम डिफॉर्म करेगा, यहाँ पे ये 2 पे थोड़ी सी ज्यादा हो 1 के कंपैरिजन में तो ज्यादा इंटरनल फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। 3 पे थोड़ी कम हो तो 3 पे थोड़ा सा कम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, और पॉइंट नंबर 5 पे उसकी जो स्ट्रेंथ है सबसे कम हो तो पॉइंट नंबर 5 पे क्या होगा? पॉइंट नंबर 5 पे उसका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स सबसे कम डेवलप होगा। बेटा जहां पे स्ट्रेंथ कम होती है वहां पे क्या करता है? वो रेजिस्टेंस भी कम प्रोवाइड करता है ना। जैसे ह्यूमन बॉडी, आप ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो बेटा वो जो आपकी डिसीज होती है, जो बीमारियां होती हैं, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस क्या करेगा? बहुत ही कम ऑफर करेगा और आप इजीली क्या कर जाओगे? डाई कर जाओगे। लेकिन आपका अगर वहीं पे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, तो जो बॉडी है आपकी वो रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा प्रोवाइड करेगी। और हर आदमी की होमोजीनियस, यानी कि हर आदमी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सेम तो होता नहीं। इसी तरह भी कोई भी मटेरियल परफेक्टली होमोजीनियस आइसोट्रोपिक कभी नहीं होता है। तो मुझे ये बताओ, जब मैं ये फॉर्मूला लिख रहा था स्ट्रेस का, सिग्मा इक्वल टू डीपी इंटरनल डिवाइडेड बाय ए, तो बेटा ये जो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये तो पूरे सेक्शन का है ना, ये तो इस पूरे सेक्शन का है। तो व्हाई वी आर राइटिंग दिस फोर्स डीपी इंटरनल डिवाइड बाय ए। इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे मेरा जो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा है डीपी इंटरनल, ये तो सेम नहीं है। हो सकता है यहां पे बेटा 5 का लगा हो सकता है यहाँ पे 3 का लगा हो, यहाँ पे 2 का यहाँ पे 1 का लगा हो, यहाँ पे 9 का लगा हो। सब सेक्शन पे अलग अलग हो रहा है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग डेवलप हो रहा है। और मैं उसको एक कॉमन वैल्यू अगर यहाँ पे लिख दूं, मैं लिख दूं कि नहीं, मैं इसको ले लेता हूं वैल्यू 6, तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। अब डेफिनेशन तो गलत हो गई, इसका मतलब अब आगे क्या करूंगा? देखो माय डियर, सुनो इधर। अब मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं। मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, इस पॉइंट का बहुत ही स्मॉल एलिमेंटल एरिया, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लिया मैंने। नाउ दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया।
और एरिया ले लिया मैंने डीए, और डीए टेंस टू जीरो। डीए क्या है? टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब बहुत ही स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, बहुत ही स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, मतलब जीरो तो होता ही नहीं, जीरो से थोड़ा जस्ट ज्यादा, इसका मतलब स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लिया। अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया को ले लूं माय डियर, अगर मैं स्मॉल एलिमेंटल एरिया को ले लूं और इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे फोर्सेस कंसीडर कर लूं, इस फोर्सेस कंसीडर कर लूं, मान लीजिए उस पे जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं दैट इज डीपी इंटरनल 1, डीपी इंटरनल 1 या डीपी 1 लिख लीजिए, डीपी इंटरनल 1 लिख लीजिए। तो मैं अगर इस एलिमेंटल एरिया, ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिया, इस पे जो मेरा फोर्सेस डेवलप हो रहा है दैट इज डीपी इंटरनल 1। कितना डेवलप हो माय डियर? डीपी इंटरनल 1। अभी इस एरिया पे, इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये तो यूनिफॉर्म हो सकता है। ये क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म हो सकता है। अब मैं इसको लिखना चाहूं, अगर स्ट्रेस को इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे, तो मैं लिख सकता हूं यहां से, क्या लिख सकता हूं कि नाउ सिग्मा इज इक्वल टू डीपी इंटरनल 1, डीपी इंटरनल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता माय डियर? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या सही है? बिल्कुल सही है। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस जो होती है वो एक सिंगल पॉइंट पे डिफाइन होती है। स्ट्रेस किसी क्रॉस सेक्शन पे डिफाइन नहीं होती। स्मॉल इज डिफाइन ओनली एट ए पॉइंट। वो तुम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सिंप्लीफाई, कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं मेरी सारी इजी हो जाए, इसलिए मान के चलते हैं कि पूरे सेक्शन पे जो मेरा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है वो क्या है? कांस्टेंट। वो क्या है माय डियर? इट इज कांस्टेंट। क्लियर है? हम क्या मान लेते हैं उसको? कांस्टेंट मान ले चलते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे स्ट्रेस इज डिफाइंड, तो स्ट्रेस कहां डिफाइन होती है? एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे ही आपकी स्ट्रेस डिफाइन होती है। क्लियर है? यहां पे एक और डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। नाउ stress is defined at a point। स्ट्रेस इज डिफाइंड एट ए पॉइंट। स्ट्रेस जो आपकी डिफाइन होती है वो एक पॉइंट पे डिफाइंड होती है। क्लियर सभी को? कहां डिफाइन होगी? पॉइंट पे डिफाइंड होगी। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्ट्रेस का क्या बताया था मैंने? स्ट्रेस इज बेसिकली एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में मटेरियल कितना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर है? या फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं माय डियर यहां पे हम। नाउ स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, stress is the internal resistance, stress is the internal resistance offered by material against deformation, offered by material against deformation। ठीक है? डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में मटेरियल कितना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। बस ये बात याद रखना, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। तो इसी भी सेक्शन पे क्या निकाल लेंगे हम? इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया क्या होती है? वही स्ट्रेस होती है। किसी भी सेक्शन पे जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर सभी को? अब आपसे फ्यूचर में कोई भी पूछे कि व्हाट इज स्ट्रेस, तो आपका एक वर्ड एक ही होगा कि सर स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ये इतना लंबा डेफिनेशन भी नहीं बोलना है, तो सीधे बोलना है कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस सेक्शन पे स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं उसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक ग्रीक वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसका होता है सिग्मा। ठीक है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीक वर्ड। और इसको माय डियर क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सिग्मा। याद रखना। ठीक है? एक ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं सिग्मा। क्लियर सभी को? अरे क्लियर है सभी को? चलो, अब ये मिट गया मेरे से, ये पता नहीं कैसे मिटा यहां से। इसको मैं सही कर देता हूं, एक मिनट।
क्लियर? चलो नोट कर लेना इतना। वैसे नोट करने से पहले एक और बात यहाँ पे मैं कुछ बताऊंगा आपको। इधर देखो सभी लोग। अब स्ट्रेस को मैंने बोला था बेटा सिग्मा होती है बेसिकली इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही बताया था। अब नाउ स्ट्रेस सिग्मा फोर्स जनरली हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स होता है जनरली या तो मेरा किलो न्यूटन में होगा और आइदर या फिर न्यूटन में होगा। एरिया या फिर mm² में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को। अरे ऐसे ही करते हैं ना। तो जो मेरी स्ट्रेस की यूनिट हुई जनरली किलो न्यूटन पर mm² या न्यूटन पर mm² या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है। आप इधर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हो, न्यूटन पर mm² ले सकते हो या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रेस को मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं न्यूटन पर mm² में। जनरली ऐसा करते हैं, जनरली जो मेजरमेंट करते हैं न्यूटन पर mm² में करते हैं। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जनरली का मतलब क्या हुआ? मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, आप मेरे को आंसर क्या दोगे कि सर 70 kg 60 kg, ऐसे आंसर दोगे ना? ऐसे तो नहीं बोलोगे सर कि 7000 kg मेरा वजन है, ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे। या 70,000 ग्राम मेरा वजन है, ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे ना। क्यों बताया आपने केजी में? क्योंकि जनरली यूज कर रहे हैं आप उसको। या आप टन में नहीं बताएंगे कि सर मेरे इतने टन मेरा वजन है, ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं। या ग्राम में भी नहीं बताएंगे मेरे को, या मिलीग्राम में नहीं बताएंगे, क्या बोलेंगे? इसी तरह स्ट्रेस की भी जनरल यूनिट यूज करते हैं न्यूटन पर mm², और न्यूटन पर mm² को ही हम बोलते हैं मेगा पास्कल। क्या बोलते हैं माय डियर? मेगा पास्कल। 1 न्यूटन पर mm² किसके बराबर होता है? मेगा पास्कल के बराबर होता है। क्लियर? न्यूटन पर mm² किसके बराबर हो गया? नाउ इट इज इक्वल टू मेगा पास्कल। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? न्यूटन पर mm² किसके बराबर होता है? मेगा पास्कल के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये बात थी मेरी यूनिट्स की। ठीक है, ये किसकी बात हो रही थी यहाँ पे? नाउ यूनिट्स। क्लियर? अब एक और बात, वैसे पता होगी सभी बच्चों को, अच्छे बच्चे हैं सभी, फिर भी बता देता हूं मैं। मान लो माय डियर कि ये मेरी कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे अगर मैं कुछ इस तरह के फोर्सेस अप्लाई करूं, इस बॉडी पे मैं कुछ इस तरह के फोर्सेस को अप्लाई करूं, ये कौन से फोर्सेस होते हैं? टेंसाइल फोर्स। कौन से फोर्स लगे माय डियर? नाउ दीज आर द टेंसाइल फोर्स। कैसे फोर्स है? टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अगर मैं सेम दूसरी बॉडी लेता हूं, नाउ वी कंसीडर द सेकंड बॉडी, ये मेरी दूसरी बॉडी होगी। क्लियर? इस बॉडी पे मैं कुछ फोर्सेस को अप्लाई करता हूं, नाउ वी अप्लाई द फोर्सेस लाइक दिस। ये कौन से फोर्सेस होते हैं मेरे? कंप्रेसिव फोर्सेस। नाउ वी कॉल इट कंप्रेसिव फोर्सेस। क्लियर है? क्या है मेरे? कंप्रेसिव फोर्सेस। क्लियर सभी को? ये मेरे टेंसाइल, ये मेरे कंप्रेसिव। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, वैसे मैं नहीं बताने वाला था, फिर भी बता देता हूं। अगर किसी भी बॉडी पे बेटा फोर्सेस मेरे एरो मार्क ऐसे बाहर की तरफ को लगे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्स। अगर किसी बॉडी पे मेरे फोर्सेस इनसाइड अंदर की तरफ को लगे हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो टेंसाइल स्ट्रेस होती है, और कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। क्लियर? इतने बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होती है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी मेरी? टेंसाइल स्ट्रेस मेरी जनरेट होगी। कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो मेरी स्ट्रेस जनरेट होती है दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर सभी को? क्लियर है ना? टेंसाइल स्ट्रेसेस को हम लेते हैं जनरली पॉजिटिव। टेंसाइल स्ट्रेसेस को हम जनरली क्या लेते हैं? पॉजिटिव। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। हम टेंसाइल स्ट्रेसेस को पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव ही क्यों लेते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर होता है? ये भी बताऊंगा, बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस को जनरली हम पॉजिटिव लेके चलते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम नेगेटिव लेके चलते हैं। क्लियर इतना? बस क्लियर है ना? टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, यार इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो इतना तो पता ही होगा टेंसाइल फोर्स क्या होते हैं, कंप्रेसिव फोर्स क्या होते हैं। क्लियर है? टेंसाइल फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुई मेरी, वो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है?
कंप्रेसिव स्ट्रेस नेगेटिव होती है, टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को नेगेटिव ही क्यों लेते हैं, वो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो अब आके कुछ जनरल्स बातें कर लेते हैं।